हाय जी, गुड मॉर्निंग। मैं मुज़म्मिल अली खान और मेरे साथ आयशा यूसुफ आपको करते हैं अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम। आयशा कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वैसे हम दूसरी दफ़ा अस्सलाम वालेकुम करते हैं ऑफिस आने के बाद। गुड मॉर्निंग आपको भी। आई होप आपका दिन बहुत अच्छा शुरू हुआ होगा। अगर नहीं हुआ तो कोई मसला नहीं है, आज मुबारक दिन भी है, जुम्मा है, तारीख 3 जुलाई है। तो आज के दिन आपने कोशिश करनी है कि अपने अंदर एक नयापन ढूंढने की कोशिश करें। समटाइम्स हम ना सिर्फ शिकायत करना शुरू कर देते हैं कि सब कुछ वैसे ही चलता जा रहा है, एक जैसा होता जा रहा है। आपने खुद कोशिश की अपने अंदर नयापन ढूंढने की या नहीं? आज का दिन मौका है, आप कोशिश कर सकते हैं। आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल, मैं बिल्कुल आपकी इस बात से मुत्तफिक कि आप जब तक अंदर नहीं देखेंगे, अपने कोशिश नहीं करेंगे, जब तक आप इंट्रोस्पेक्ट अंग्रेजी में कहा जाता है और उर्दू में आप बेहतर जानती होंगी क्या कहा जाता है, करेक्ट रिफ्लेक्शन भी कहा जा सकता है, फैजान भी कहा जा सकता है। दैट्स द वर्ड। ये मेरी कोलीग ही नहीं, मेरी टीचर भी है यहाँ पे, मैं काफी कुछ सीखता हूँ इनसे। ऐसा कुछ भी नहीं है। बहरहाल बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप इस उम्मीद के साथ कि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे, आपको अपडेट्स देना शुरू करते हैं कि आज के दिन में क्या क्या होने वाला है एंड नियर फ्यूचर के अंदर क्या क्या होने वाला है, दुनिया भर के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी। सबसे पहले तो एक ऐसी खबर जिसकी पूरी दुनिया जो है वो जिसके बारे में जानती है और जिसके बारे में बात भी करना चाहती है, शहीद आयतुल्लाह खामनाई, उनका सफ़र आखरत। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर का जसद खाकी जो है वो तेहरान के इमाम खुमैनी हुसैनिया सेंटर में रख दिया गया है। हज़ारों सोगवार वहाँ पर पहुँचते हैं और शहीद रहनुमा को खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। ताज़ियाती इज्तिमात जो है उनका आगाज़ भी हो चुका है और पीर 6 जुलाई को तेहरान में मरकज़ी ताज़ियाती इज्तिमा होगा और तदफीन 9 जुलाई को होगी और मशहद में होगी। अच्छा, इसके साथ साथ ईरान में 6 जुलाई को आम तातील और 8 जुलाई को यौम सोग मनाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज ईरान और तुर्किया के दौरे पर रवाना होंगे। इसी के साथ वज़ीर आज़म साबिक़ ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की नमाज जनाजा में भी शिरकत करेंगे, जहाँ हमारे लीडर प्रेजेंट हैं। ऑफ कोर्स हमारी सारी नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम सब अपने ईरानी भाई बहनों के साथ हाजिर। इसके साथ इस्तंबुल में कारोबारी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे और उसके बाद शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई के ताज़ियती इज्तिमात में दुनिया भर से हमें जो पता है और आपको भी पता है कि लाखों अफराद शिरकत इनकी मुतवक्के है। और लाखों अफराद वो हैं जो दुनिया भर से आएंगे, जो ईरान के अपने अंदर से टर्न आउट है लोगों का, वो भी। तो ये एक मंजर होगा देखने वाला कि एक ऐसी शख्सियत के जिसने अपनी ज़िंदगी खुदा के रास्ते पे गुजारी, वो जब इस दुनिया से जाता है तो ये दुनिया किस तरह और से जिनके बारे में बहुत प्रोपिगेट भी किया गया कि वहाँ के अवाम जो हैं वो आयतुल्लाह खामनाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, रजीम चेंज करना चाहते हैं और इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए अमेरिका और इजराइल ने एक स्ट्राइक के ज़रिए उनको शहीद भी कर दिया था कि उसके बाद रिवोल्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं क्योंकि बड़ी डिसेंट्रलाइज्ड किस्म की उनकी गवर्नमेंट है। और वहाँ पर अगर एक शख्स, एक हुक्मरान जो लीड कर रहा था, उसकी जान चली जाती है, उसका इंतकाल हो जाता है, तो फिर उसकी जगह एक दूसरा सीनियर तरीन लीडर भी आ जाता है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हैं डॉक्टर हुमा बक़ाई साहिबा। किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, हमारे शोज़ के अक्सर हिस्सा बनती हैं और हमें अपने एनालिसिस से आगाह भी करती हैं। उनकी तरफ जाते हैं और उनसे जानते हैं कि वो क्या सोच रही हैं सारी सिचुएशन पे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसी हैं आप? थैंक यू जी। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो ये वो लम्हा है या ये वो इवेंट, अगर मैं इसको कह सकूं, नमाज जनाजा होना और उनकी तदफीन होना, जिसका इंतज़ार किया जा रहा था कि मामला थोड़े से कम होंगे, थोड़े से बेहतर होंगे, थोड़ा अमन आएगा तो उसके बाद उनकी तदफीन की जाएगी। अमेरिका के लिए कितना बड़ा ये ख़तरा है या फिर एक जो परसेप्शन उन्होंने बनाया था कि हम ये जंग जीत चुके हैं, आपको लगता है कि जब विजुअल्स तेहरान से, ईरान से जाएंगे दुनिया भर के अंदर तो उनकी वो जीत का जो एक ऐलान उन्होंने किया था उसकी कुछ वेटेज रह जाएगी या नहीं? देखिए, ये तो फॉरगोन कंक्लूजन है कि ये वॉर ऑफ चॉइस जो थी ये तकरीबन अमेरिका के गले पड़ गई और अब से दामन छुड़ाना चाहते हैं और छुड़ा नहीं पा रहे। तो ये तो मेरा ख्याल है उनके अपने कमेंटेटर्स हों या ग्लोबल कमेंटेटर्स हों, वो ये इस बात पर तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। अहम बात ये है कि एक तो ये फ्यूनरल खैर खैरियत से गुजर जाए, क्योंकि इजराइल का रोल एज अ स्पॉइलर अपनी जगह जूं का तू मौजूद है और इजराइल से इस किस्म की आवाज़ें भी उठी कि शायद वो इस फ्यूनरल को टारगेट करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो सूरत हाल बहुत मखदूश हो जाएगी और जाहिर है कि ईरान स्ट्रैटेजी से खेलता है, तो उसने बहुत सारे इंटरनेशनल डिग्निटरीज को बुलाया है इस फ्यूनरल में। तो जाहिर है आपने अभी जिक्र किया पाकिस्तान से भी शहबाज शरीफ साहब अटेंड करेंगे, बीच में ये आ रहा था कि बिलावल भुट्टो साहब भी अटेंड करेंगे। इंडिया
में भी बुलावा गया है। मोदी ने डिक्लाइन किया है, लेकिन और सुना है कि ऑपोजिशन लीडर से कुछ लोग अटेंड कर रहे हैं, ऑपोजिशन पार्टी से। तो ऐसा लगता है कि वो एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा पब्लिक स्पेक्टिकल क्रिएट कर रहे हैं कि जहां अमेरिका तो नहीं लेकिन इजराइल कोई इस किस्म की एडवेंचरिज्म नहीं कर पाएगा। हैविंग सेड दिस, मेरा ख्याल है जिस तौर टॉक्स चल रही हैं उसमें दो बातें सामने आ रही हैं। एक ये कि अमेरिका के अंदर भी एक साइड हॉकिश है और एक साइड अकोमोडेटिंग है, एक साइड इजराइल के बहुत करीब है, एक साइड इजराइल से का जो किरदार है उसकी बहुत फेवर नहीं करती। इसी तरह ईरान में जो सिविलियन लीडरशिप है उसका फोकस है कि किसी तरह एसेट्स रिलीज करा लिए जाएं ताकि मईशत ईरान की चल पड़े। लेकिन जो उनका हार्ड हॉकिश ग्रुप है वो ये कहता है कि हुर्मुज में हम कोई इंटरफेरेंस नहीं देंगे, और वो लेबनान और हुर्मुज को जोड़ रहे हैं आपस में। तो मेरे ख्याल है ये टॉक्स इसी तरह 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैकवर्ड चलेंगी। लेकिन अच्छी बात ये है कि चाहे डायरेक्ट कॉन्वर्सेशंस हो चाहे इनडायरेक्ट कॉन्वर्सेशंस हो, नेगोशिएशंस चल रही हैं और जंग रुकी हुई है। मेरे ख्याल है ये सबसे अहम बात है। ये बहुत अहम पॉइंट है कि जंग रुकी हुई है, लेकिन हमें एक तरफ से डोनाल्ड ट्रंप नज़र आते हैं बातें करते हुए कि हमने ईरान को सबड्यू कर लिया है, ईरान इज़ ऑन इट्स नीज़, ईरान को हम घुटनों पे ले आए हैं। दूसरी तरफ से ईरान के अंदर से ख़ातमुल अंबिया ब्रिगेड कह रहे हैं कि कोई भी एडवेंचरिज्म जो कि है वो बहुत ज़बरदस्त और शदीद काउंटर मेजर्स के साथ हम जवाब देंगे कि अगर इस जनाजे के दौरान कोई भी मिस एडवेंचर करने की कोशिश की गई तो। आपको लगता है कि इतना ब्रवाडो जब दोनों साइडों से दिखाया जा रहा हो, इतनी एक स्ट्रिक्ट और स्टर्न पोस्चर दिखाया जा रहा हो दोनों साइड से, तो इसके अंदर कोई पॉजिटिव पेशरफ्त बहुत देर तक कायम रह सकती है? मेरा ख्याल है रह सकती। ईरान अपनी रेड लाइन ड्रॉ करता है लेकिन हमले में पहल नहीं करता। तो अगर इजराइल रिस्ट्रेंड रहता है अमेरिका की वजह से तो सूरत हाल मजीद मखदूश नहीं होगी। इजराइल इसलिए रिस्ट्रेंड रहेगा कि इजराइल का जो हमला करने का थिएटर है वो इजराइल ने ईरान ने बहुत श्रिंक कर दिया है। ईरान की डे 1 से ये स्ट्रैटेजी थी कि उसने हॉरिजॉन्टली वॉर थिएटर को एक्सपैंड किया था। तो वो सिर्फ तल अवीव पे हमले नहीं करता था, वो उन अड्डों पे हमले करता था जहां से हमले होते थे, यानी कि वो अमेरिकन टारगेट्स को हिट कर रहा था। और आखिर में आपने आके देखा कि वो ये कम करता चला गया। सऊदी अरब पे हमले होना बंद हो गए, फिर उन गल्फ स्टेट्स में हमले होना बंद हो गए जिन्होंने अपने अड्डे प्रोवाइड नहीं किए थे, और जो लास्ट हमला हुआ वो सिर्फ कुवैत और बहरीन पे हुआ। तो एसेंशियली ईरान ने एक ऐसा कॉन्स्ट्रक्ट क्रिएट किया है हिट बैक करके कि अगर आप इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे तो फिर आप पर पेन नहीं इन्फ्लिक्ट किया जाएगा। और उसके साथ साथ उन्होंने ग्लोबल सपोर्ट के लिए हुर्मुज को इस्तेमाल किया है, और हुर्मुज लेबनान न्यूक्लियर इनरिचमेंट, यूरेनियम की इनरिचमेंट और एसिड्स, ये 4 मेजर चीजें हैं जिस पर इस वक्त कॉन्वर्सेशंस चल रही हैं। एसिड्स पे कुछ पेशरफ्त हुई है, हुर्मुज पे भी एक बैक एंड फोर्थ है। एक फैक्शन है जो चाहता है हुर्मुज का टोल लिया जाए, लेकिन जो वहां की सिविलियन क़यादत है ईरान की, वो हुर्मुज पे कंसेशन देने को तैयार है अगर दीगर जगह ईरान को कंसेशंस मिलते हैं। लेबनान का इशू डिफिकल्ट है क्योंकि वहां पर हठधर्मी है इजराइल की। इजराइल कहता है मैं लेबनान से भी विड्रॉ नहीं करूंगा, गजा से भी विड्रॉ नहीं करूंगा, सीरिया से भी विड्रॉ नहीं करूंगा। गजा पे जो एक इस वक्त रिपोर्ट आई है वो तो इंतहाई तकलीफ दे है। 90% तबाह कर दिया गजा, 80% पर उनका कब्जा है और हमले जारी हैं। और जो वहाँ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है उसकी तो आप पूछिए मत। मतलब शर्म आती है कि हम 21st सेंचुरी में बैठे हैं और कहीं इस जमीन के खत्ते पे वो सब कुछ हो रहा है जो इजराइल गजा के साथ कर रहा है। और ऑडेसिटी भी हमें नजर आती है फिर वेस्टर्न साइड से जब वो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, स्पेशली अगर हम अमेरिका और इवन इजराइल की भी बात कर लें। तो डॉक्टर साहिबा, एक लास्ट क्वेश्चन, अमेरिका के बारे में हम जानते हैं और आप ज़्यादा बेहतर अंदाज में जानती हैं कि वो लेवरेज को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करना और उसके ऊपर खेलना जानते भी हैं और चाहते भी हैं।
इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर हमें नज़र आया कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को, जैसे आपने भी कहा, एक लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल किया। अब MOU साइन हो चुका है, 60 डेज़ के अंदर अल्लाह करे बहुत अच्छे तरीके से मुज़ाकरात टेक्निकल नौयत के भी हो जाएं। उसके बाद पीस के अंदर आपको लगता है कि फ्यूचर में अमेरिका नहीं चाहेगा, ये बात को जानते हुए कि ईरान के पास ये एक ट्रम्प कार्ड मौजूद है, थोड़ा सा भी अगर उन्होंने अपनी कोई बात मनवानी हो तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अमेरिका क्या कोशिश करेगा ओमान के जरिए यहाँ पर लेवरेज रखने की या उसकी लेवरेज को कम करने की ईरान के? देखिए, इन द शॉर्ट टर्म फ्यूचर अमेरिका के ऊपर मिड टर्म इलेक्शंस की तलवार लटकी हुई है और प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के ऊपर नेक्स्ट इलेक्शंस की तलवार लटकी हुई है। अभी तक नेतन्याहू को ओनली ट्रंप ने सपोर्ट नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि इन द शॉर्ट रेंज अमेरिका जंग बंद करना चाहता है और नेतन्याहू जंग में किसी तरह की तोसी चाहता है ताकि वो उससे इलेक्टोरल फायदा उठा सके। असल में टसल ये चल रही है अमेरिका और इजराइल के बीच में। लेकिन जैसे मैंने आपसे पहले गुजारिश करी कि अब जंग को जारी रखना अमेरिका के लिए और इजराइल दोनों के लिए मुश्किल होता जा रहा है इरानियन स्ट्रैटेजी की वजह से। और फिर आपने देखा कि ईरान को अब मिसाइल्स प्रोड्यूस करने की तकरीबन खुले बंदों इजाजत दी गई है, वो वैसे भी प्रोड्यूस कर रहे थे। मत भूलिए कि ईरान के पीछे रशिया भी खड़ा है, चाइना भी खड़ा है। तो जो मैट्रिक्स बन रहा है ना ग्लोबल पॉलिटिक्स का, उसमें मैं नहीं समझती कि इतना खुल के दोबारा अटैक होगा, क्योंकि वेस्ट एशिया में भी ये सोच अब जड़ पकड़ गई है कि जो उसका सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है वो इंडिजिनस होना चाहिए और शायद अमेरिकन अड्डे अब उस तौर आइंदा कभी ना इस्तेमाल हो सकें किसी मुल्क के खिलाफ जिस तरह इस दफा हुए। राइट, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और अपना एनालिसिस उन्होंने हमारे सामने रखा है। इम्पॉर्टेंट ये है कि ये अल्लाह करे अब जो सारी तकरीबात इस वक्त हो रही हैं, इवेंट्स जो इस वक्त मुनक्किद किए जा रहे हैं ईरान के अंदर, नमाज जनाजा के लिए भी ताज़ियती इज्तिमा जितने भी हो रहे हैं वो खैरियत के साथ हो जाएं और ये 60 दिन भी खैरियत के साथ गुजर जाएं और टेक्निकल नौयत के जितने भी मुज़ाकरात हैं वो कामयाब हो जाएं, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा आयशा, आप एक तरफ देखें कि अमन तो कायम रहे, हम सब की ये विश है, लेकिन अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को अमेरिका इस तरह से डील कर रहा है कि वो किसी को नहीं चाहते कि अप्लाई करें उसके ऊपर टैक्सेस, तो दूसरी तरफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को ईरान भी इजाज़त नहीं दे रहा कि आके उनकी एटॉमिक साइट्स का वो ऑडिट करें। हालांकि पास्ट में उन्होंने इजाज़त दी थी इस बात की। अच्छा, इजाज़त की क्योंकि बात कर रहे हैं तो एक चीज़ की इजाज़त आवाम तो कहती है कि हम बिल्कुल नहीं देंगे कि नए टैक्सेस लगाए जाएँ, लेकिन वो बहुत हद तक जो है ना उनके हाथ में नहीं होते मामलात। महंगी बिजली है, हम सब जानते हैं, बिल इतने ज़्यादा हैं कि लोग जो है ना उन्होंने अपने घरों की औरतों के जेवर तक बेच कर अपने बिल्स अदा किए हैं और फिर लोड शेडिंग के मसाइल तो हम सभी जानते हैं, हम सब ने वो वक्त गुजारा हुआ है। गुज़श्ता चंद वर्षों में इन्हीं सब चीज़ों की वजह से लाखों पाकिस्तानियों ने एक ऑल्टरनेट ढूंढा, एक मुतबादिल तवानाई का जरिया, और वो था सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम की तरफ राग़िब तो हो गए हैं, लेकिन जब लोगों ने इतनी बड़ी तादाद में सोलर सिस्टम अपने घरों में नस्ब करना शुरू किया और एक अंदाजे के मुताबिक 25% पाकिस्तानीज़ जो है ना वो किसी न किसी कैपेसिटी के अंदर सोलर पैनल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके ऊपर टैक्स हुआ और टैक्स के बाद दोबारा खबर आई इस बजट के अंदर कि नया टैक्स लगाया जाएगा, लेकिन नया टैक्स नहीं लगाया गया और इसी वजह से खुशखबरी आ गई है। जो खुशखबरी आई है वो ये है कि मुल्क भर के अंदर इन्वर्टर सिस्टम, सोलर प्लेट्स और सोलर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बैटरीज, जिसमें लिथियम आयन बैटरीज भी आ जाती हैं, इनके अंदर जो बढ़ाव हम सोच रहे थे कीमतों का आएगा वो नहीं आया। हज़ारों रुपए सस्ते हो चुके हैं ये फिलहाल। अगर आप मार्केट में जाएंगे तो एक एवरेज रेट आपको बताया था कि लिथियम बैटरी जो आपको मिलेगी उसके अंदर कीमतों में तकरीबन 20,000 रुपए कमी आई है। इन्वर्टर्स के अंदर आपके 10 से 12,000 रुपए के दरमियान सस्ते हुए इन्वर्टर्स, और सोलर प्लेट्स के अंदर आपको डिपेंडिंग और आप कौन सी सोलर प्लेट ले रहे हैं, इनमें भी टाइप्स होती हैं, आपको 2, 2.5, 3,000 तक भी आपको कीमत में कमी नज़र आएगी। अब इस सारी सिचुएशन को और इस अच्छी खबर को, जो बड़ी खुशाइन खबर है मुझे तो लग रही है कि एवरेज पाकिस्तानी के लिए और ऐसे इंसान के लिए कि जो अपनी छोटे बिजनेस को या अपने घर को वो सोलर एनर्जी पे लेके जाना चाह रहा है, तो उसके लिए बहुत अच्छा वक्त है ये सोलर लगवा लेने का। हमारे पास मौजूद हैं आफाक अली खान, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन। उन्हें वेलकम करते हैं और उनसे करते हैं इस बारे में बात। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू मुजम्मिल। जी, ये खुश आइंद बात है कि टैक्सेस जो हैं वो इन प्लेस नहीं हुए और जो अगर हो जाते तो काफ़ी जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ हो जानी थी। तो ये चीज़ आप अंडरस्टैंड करें, जो इन्फ्लेटेड प्राइस थी ये ड्यू टू
र्यूमर्स थी विच वाज प्रायर टू द बजट। जब भी कोई इस तरह की र्यूमर्स क्रिएट होती हैं कि टैक्सेस लगने जा रहे हैं तो मार्केट उसको करती है और प्राइसेस आर्टिफिशियली इंक्रीज हो जाती हैं, विच वी न्यू कि ये टेम्परेरी हैं, लेकिन आवाम को तो पता नहीं होता कि क्या सिनेरियो डेवलप हो गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह के टैक्सेस प्लेस नहीं हुए और इस वजह से प्राइसेस बैक टू नॉर्मल होगी, तो इट इज़ अ गुड साइन और मार्केट रिवाइव होगी। और ये जो लिथियम आयन बैटरीज की आप बात कर रहे हैं, इसके इनकी डिमांड एंड सप्लाई, जितने भी इक्विपमेंट का डिमांड एंड सप्लाई बड़ा मैटर करती है। और मैं आपको बताता चलूँ कि कोई भी स्पाइक जब आता है ना तो इन्वेस्टर्स और इम्पोर्टर्स बैटरीज और जो भी चीज़ शॉर्टेज डेवलप होती है तो वो इंपोर्ट का प्लान बना लेते हैं, और जब वो डिलीवर होती है उसको टाइम लगता है 40 to 55 डेज़, तो उसकी वजह से फिर जब सप्लाई ज़्यादा होती है तो प्राइसेस फिर बैक टू नॉर्मल हो जाती हैं। तो पाकिस्तान में जैसे आपने बताया कि एवरी अदर पर्सन इज़ हैविंग सोलर और बैटरीज, क्योंकि हमारा ग्रिड बहुत एक्सपेंसिव है, हमारे जो शॉर्टेजेस जो इलेक्ट्रिसिटी के आउटेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। देखिए जो सिटीज़ हैं उसमें तो बहुत इजीली ग्रिड की अवेलेबिलिटी हो जाती है और लोड शेडिंग भी कम होती है, लेकिन जो सराउंडिंग्स हैं वहाँ पे नेटवर्क और अवेलेबिलिटी और लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। तो जो ये हमारे जो सबर्ब्स हैं सिटीज़ के, उधर बहुत ज़्यादा सोलर की पेनिट्रेशन हो रही है, और जो आपने 25% बताया है केस स्टडी बन चुका है अब तो, ज़्यादा ही पेनिट्रेशन, इससे ज़्यादा डेफिनेटली हो चुका होगा। ये चंद साल पहले के कुछ स्टार्ट्स जो हैं वो मैं शेयर करी थी। इस वक्त सिचुएशन ये है कि दुनिया भर के अंदर इस सोलर रेवोल्यूशन कहा जा रहा है पाकिस्तान को, एक केस स्टडी भी बन चुका है जितनी तेज़ी के साथ पाकिस्तानियों ने अपने आप को कन्वर्ट किया है सोलर की तरफ। सर मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान के अंदर तो लोकली प्रोड्यूस इतने ज़्यादा नहीं किए जा रहे, इतनी बड़ी मार्केट नहीं है अभी, तो हम सोलर पैनल्स या उससे रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसको इम्पोर्ट ही कर रहे हैं। पाकिस्तान में आपको कितना पोटेंशियल नज़र आता है, स्पेशली लोगों की डिमांड को देखते हुए कि लोकली प्रोड्यूस करना हम शुरू कर देंगे, या फिर आपको ऐसी इंडस्ट्री लगती हुई नज़र आ रही है सोलर की कि यहाँ पर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए? जी आयशा, जहाँ तक लिथियम आयन बैटरीज का ताल्लुक है तो देयर आर सो मैनी ब्रांड्स ऑफ लोकल कंपनीज जो इस्टेब्लिश होने जा रहे हैं, और वो आपको इंशाल्लाह कुछ अरसे में नज़र भी आएंगे। उसमें हम एक्चुअली असम्बली लाइन से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज हमारे पास अभी वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे और इस लेवल पे आ जाएंगे कि हम यहाँ से बैटरीज एक्सपोर्ट भी कर सकें। तो मैन्युफैक्चरिंग यस नॉट एट द मोमेंट, बट असम्बली लाइन काफ़ी ज़्यादा बहुत बड़े ब्रांड्स जो हैं। अच्छा, एक छोटी फैमिली है, हस्बैंड वाइफ है, उनके 2 बच्चे हैं, उनके घर में 2 पंखे चलने हैं, एक फ्रिज टीवी चलना है और कुछ लाइट्स चलनी है, उसके लिए उनको कितना बड़ा कितने पैनल्स लगवाने पड़ेंगे और कितना खर्चा आ सकता है राइट नाउ मौजूदा कीमतों के मुताबिक? देखें, फ्रिज को अगर आप एक्सक्लूड कर दें और फैंस, लाइट्स और एलईडीज़ वगैरह जो चार्जिंग है, तो मेरे ख्याल से 1 किलोवाट इज़ गुड इनफ। उसके साथ 2 पैनल्स लग जाएंगे और एक छोटी बैटरी लग जाएगी, दैट विल बी गुड इनफ। और मेजॉरिटी जो हमारे मैसेज हैं वो इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं, तो मेरा ख्याल है दैट कैन बी डन अंडर 100,000, 1 लाख के अंदर ये सारा कुछ हो सकता है, कीपिंग इन व्यू के क्वालिटी पैरामीटर्स को फॉलो किया जाए। और इस वक्त जो मार्केट के अंदर हमें रेट्स नज़र आ रहे हैं, आपने जिस तरह से बताया कि सप्लाई एंड डिमांड का बहुत ज़्यादा लिंक है रेट्स के अंदर जो मार्केट के रेट्स हैं, लेकिन हम लोगों को जो नज़र आ रहा है वो टैक्सेस के ब्रेक की सूरत में नज़र आ रहा है कि जो मिल गया और हम लोग तवक्को ये कर रहे थे कि शायद ना मिल पाए। ज़्यादा बड़ा रीज़न कौन सा है, और क्या मार्केट में जो रेट्स ट्रांसलेट हो रहे हैं वो सिर्फ सप्लाई एंड डिमांड से रिलेटेड है, या जो टैक्स वाली न्यूज़ है उससे रिलेटेड भी है कि टैक्सेस नहीं लगाए गए? जी मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूँ, टैक्सेस प्लान कर रहे थे वो सिर्फ सोलर पैनल्स के ऊपर थे, वो जो 10% 18% करने जा रहे थे। जी, बैटरीज और इन्वर्टर पे टैक्सेस में कोई चेंज नहीं, जो पहले थे वही चल रहे हैं। और बैटरी पे आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि 45% टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, विच इज़ वेरी हाई। पूरी दुनिया में मैं आपको बताया रिबेट देते हैं टू हैव हाइब्रिड बैटरीज लगाने पे, यहाँ पे थोड़ा सा पेनलाइज किया जाता है। चलें, इससे ये होगा कि लोकल असम्बली और मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाएंगे, लेकिन इन्वर्टर में भी वही टैक्सेस हैं जो पहले भी टैक्सेस है, उसमें कोई चेंज एक्सपेक्टेड भी नहीं था, ना प्रपोज किया गया था।
तो ये जो मेजर चेंज है पैनल में, तो वी कैन से कि ये ड्यू टू टैक्सेस ड्यूज ये रेट बढ़ा था, लेकिन बाकी इन्वर्टर बैटरीज ड्यू टू सप्लाई का इशू था जो विच हैज़ बीन एड्रेस, और ये स्पाइक्स आती रहती हैं। अगर आप फॉलो करें ना, ज़रा बजट में थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें एम्पलीफाई हो जाती हैं, लेकिन ये स्पाइक्स सब्जेक्ट टू सप्लाई एंड डिमांड ये होता रहता है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर लोड शेडिंग ज़्यादा हो जाएगी तो फॉर श्योर बैटरीज और हाइब्रिड इन्वर्टर्स की सेल बढ़ जाएगी, डिमांड एंड सप्लाई रूल अप्लाई हो जाएगा ना। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच आफाक साहब हमें ज्वाइन करने के लिए, और बड़ी अच्छी बात वो कर रहे थे कि भाई जब बजट करीब आता है तो डेफिनेटली ये चीज़ें ज़्यादा एम्पलीफाई होती हैं और होनी चाहिए, क्योंकि आपने बजट बनाना है, आगे के लिए प्लानिंग करनी होती है, तो उसके मुताबिक हर घर जो है ना अपने मुताबिक भी बजट बना रहा होता है कि हमने आगे जाकर कौन कौन से बड़े काम करने हैं, अपने घर के इंतज़ार कर रहा होता है। एक ब्रेक की तरफ हम जाते हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे, साथ रहिए। ऑलराइट जी, वेलकम बैक एंड अस्सलाम वालेकुम एक मरतबा फिर, क्योंकि अगर दरमियान में दरख्त आ जाए, दो दोस्त चलते हुए जा रहे हो और दूसरी तरफ जाके मिले तो फिर भी सलाम करना बनता है, जिसका ये मतलब है कि आप पर सलामती हो। और अस्सलाम वालेकुम येट अगेन। वालेकुम सलाम। अच्छा, हमारे पास टेम्परेचर की गेम चल रही है आजकल, और टेम्परेचर की गेम बारिशों के साथ मिक्स होके आ रही है। कहीं पे बादल हैं, कहीं पे नहीं है, और हमारे पास लाहौर से लेके इस्लामाबाद तक और इस्लामाबाद से लेके कराची तक पार्टली क्लाउडी की गेम चल रही है। कहीं बादल और कहीं पे बारिश और कहीं पे धूप, लेकिन स्पेसिफिक टेम्परेचर्स क्या हैं? आयशा, आई एम वेरी इंक्विजिटिव अबाउट दिस। हम लोग गर्मी की हीट वेव में कहाँ? देखिए मुजम्मिल, आप अभी अभी आए हैं, हम लोग पहले ये किया करते थे कि लोगों को, जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, उनको बताते थे कि टेम्परेचर्स क्या रहने वाले हैं। तो हम एक मरतबा फिर से उस सिलसिले को शुरू करते हैं। क्यों? ताकि आप उसके मुताबिक अपने दिन को प्रिपेयर कर सकें। आपने ड्रेसिंग कैसी करनी है, आपने अपने साथ छतरी रखनी है या नहीं रखनी है, आपके पास हैट होना चाहिए या नहीं, या फिर आपके कपड़ों का स्टफ फैब्रिक वो कैसा होना चाहिए। तो बता देते हैं सबसे पहले इस्लामाबाद के बारे में। यहाँ पर कम से कम दर्जा हरारत जो है वो रहेगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 27, और ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री सेंटीग्रेड रह सकता है। उसके बाद चलते हैं मेरे पिंड यानी कि लाहौर, कम से कम यहाँ पर रहेगा 29 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा रह सकता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब रोशनियों का शहर कराची, यहाँ पर कम से कम रह सकता है 29 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 34 यानी कि 34 डिग्री सेंटीग्रेड रह सकता है। फूलों के शहर पेशावर चलते हैं, यहाँ पर कम से कम दर्जा हरारत रह सकता है 28 डिग्री सेंटीग्रेड, 28 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और आखिर में कोयटा, जो कि सबके इन सारे शहरों के मुकाबले में ना मोस्टली ठंडा होता है, यहाँ पर कम से कम रहेगा 18 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा रह सकता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हैं जनाब चंद बड़े शहरों के दर्जा हरारत, ताकि उसके मुताबिक आपने करनी है अपने दिन की तैयारी। आपने दिन की तैयारी वैसे कर ली है? यहाँ पे शुरू तो हो जाती है। मेरी दिन की तैयारी ऑफिस से शुरू होती है जी, बाहर जाके मैं डिसाइड करता हूँ माहौल से किस तरह लड़ना है मैंने। यहाँ पे तो बहुत प्लेजेंट इतने आपने स्पॉन्टेनियस नहीं होना, आपने प्रिपेयर करके प्लान करके दिन को चलना है, वो ज़्यादा बेहतर होता है। ऑलराइट जी, कपड़ों की क्योंकि बात हो रही है, कपड़े जो है ना वो सिर्फ मौसमों के साथ तब्दील नहीं होते हैं, उसके अंदर आप चाहते हैं कि आपकी शख्सियत का एसेंस भी नजर आए। तो अगला सेगमेंट जो है ना वो हम आपकी ड्रेसिंग, आपकी वार्डरोब से मुतालिक ही करने वाले हैं। ड्रेसिंग और वार्डरोब से मुतालिक करने वाले हैं, ख्याल मैं आपको बताता हूँ पहले। लेकिन जो ये 2 पीस और 3 पीस मर्द हजरात के सूट्स होते हैं ना, जो आपको ट्रॉपिकल में और सिंथेटिक में नजर आ रहे होते हैं, ज्यादातर जो फैशन डिजाइनर्स हैं वो ये कोशिश करते हैं कि आपको ठंडा रखने के लिए गर्मी में प्योर फैब्रिक्स का इस्तेमाल करें। लेकिन अगर प्योर फैब्रिक्स का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो किस तरह करना है, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी की रिप्रेजेंटेशन भी आपकी एस्थेटिक अपीयरेंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है उस चीज के अंदर। तो मौसम आते ही सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जी क्या पहने, ऐसा लिबास जो ना सिर्फ गर्मी से बचाए आपको बल्कि आपकी शख्सियत को भी नुमाया करे। क्या हर ट्रेंड हर शख्स पर सूट करता है? कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि जो ट्रेंड को फंसा के ऊपर चढ़ा लेते हैं या खुद जाके ट्रेंड में फंस जाते हैं। प्लीज, ये दोनों कैटेगरीज बहुत गलत कैटेगरीज हैं। आपको क्या लगता है? मुझे बिल्कुल, आप कंप्लीटली एग्री विद यू। ये बड़ा जरूरी है, हर ट्रेंड को फॉलो करना जरूरी नहीं होता है। यू हैव टू मेक योर स्टाइल, ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि आप जब कहीं पर एंटर होते हैं ना तो आपके बोलने से पहले जो चीज़ आपका एक तारुफ देती है वो आपका होता है
वार्डरोब, आपकी ड्रेसिंग कैसी है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो इसी के ऊपर थोड़ी सी रहनुमाई ले लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जनाब इमेज एंड स्टाइल कंसल्टेंट हैं ज़ायरा साहिबा, ज़ायरा यासिर साहिबा। उनकी तरफ जाते हैं और उनसे जानते हैं कि वो हमें क्या बताएंगी कि हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, कौन से कलर्स आजकल इन हैं, एंड देन शख्सियत कितना ज़्यादा और कॉन्फिडेंस कितना ज़्यादा मैटर करता है या जुड़ा हुआ है हमारी वार्डरोब के साथ। थैंक यू ज़ायरा हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं देख रही हूँ कि आपने एक कोट पहना हुआ है जो कि बड़ा खूबसूरत है। मुझे कोट्स पहनना बड़ा पसंद है, लेकिन गर्मियों के लिहाज से आपको लगता है कि ये ठीक है अगर मैं यहाँ पर कोट पहनकर बाहर चली जाऊँ तो सोशली एक्सेप्टेबल होंगी, लोग मुझे कबूल कर लेंगे? जी आयशा, दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि ये ट्रेंच कोट है, ट्रेंच कोट आपको बहुत बारीक स्टफ में भी मिल जाता है और ये लेयरिंग के लिए आपके लिए अच्छा रहता है। अगर आपकी एक तो स्टाइल भी क्रिएट करता है, बट अदर देन दैट आपका एक शख्सियत भी निखर कर सामने आती है। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में हूँ, मैं यहाँ से आपसे बात कर रही हूँ और इस वजह से यहाँ सर्दी है। ओह बिल्कुल ठीक है। नहीं, यू आर लुकिंग वेरी नाइस माशाल्लाह। इसलिए मैंने आगाज़ यहीं से किया था कि कोट्स मुझे खुद बहुत पसंद है। अच्छा, थोड़ी सी ज़रा बात कर लेते हैं कि किस तरह के कपड़े जो है ना वो किस किस्म के लोगों पर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ट्रेंड्स की अभी हम बात कर रहे थे, मुजम्मिल भी कह रहे थे कि कुछ लोग जो है ना बस वो ट्रेंड्स के अंदर फंस कर रह जाते हैं, फिर ट्रेंड पीछे रह जाते हैं और फिर मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए और अपनी बॉडी टाइप के मुताबिक, अपने कलर के मुताबिक, अपनी हाइट के मुताबिक क्या क्या चीज़ें हैं जिनको मद्देनज़र रखना ज़रूरी है? अच्छा, असल में ना कोई ऐसा रूल नहीं है कि गर्मियाँ आ गई हैं तो अब आपने जो है ना कलर चेंज करने ही करने हैं, ऐसा नहीं है। बीइंग एन इमेज कंसल्टेंट, मेरा इस पे ये पॉइंट ऑफ व्यू है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी इंडिविजुअलिटी, आपका अपना ज़ाती स्टाइल वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आपको ज़ाती तौर पर क्या चीज़ पसंद है। उसके बाद फिर आता है फैशन, कि आजकल ट्रेंड में क्या चल रहा है। जैसे कि आपने पूछा कि कैसे कट्स चल रहे हैं आजकल, किस तरह के फैब्रिक्स पे काम हो रहा है, तो वो चीज़ फिर दूसरे नंबर पर आती है। तो आपने इन दोनों के दरमियान में कोई ना कोई बैलेंस जो है ना वो ढूंढना होता है। तो अब देखें, जब तक बैलेंस नहीं होगा आपकी इंडिविजुअल स्टाइल के अंदर और जो फैशन चल रहा है, तो ये या तो आप बहुत आउटडेटेड लगेंगे या फिर आप बहुत मिसफिट लगेंगे। अच्छा सिचुएशन आयशा, इमेज और स्टाइल की अगर बात की जाए, और जिस तरह से ज़ायरा बड़े अच्छे तरीके से बता भी नहीं, क्योंकि खुद भी इमेज और स्टाइल कंसल्टेंट है, बैलेंस की इन्होंने बात की। अगर आप बैलेंस देखें तो क्या हमें ट्रेंड्स के शिफ्ट में नजर आता है? बिकॉज कुछ अर्सा पहले फर्शी शलवार इन थी, आजकल मुझे नहीं पता क्या, बट दैट वाज वायरल ऑन सोशल मीडिया। तो आने वाले टाइम में ज़ायरा आपको क्या ट्रेंड्स हैं जो ऊपर आते हुए नजर आ रहे हैं, वायरल होते हुए नजर आ रहे हैं? अच्छा, ये असल में डिज़ाइनर्स जो है ना, ये उनकी क्रिएटिविटी होती है, वो कोई चीज़ क्रिएट करते हैं और फिर कोई इंसान है वो ऐसी चीज़ उस तरीके से कैरी कर लेता है तो वो मशहूर हो जाती है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आती जाती रहती है। अभी फ्यूचर में क्या आने वाला है उस पर तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन जो आपकी बात है कि कुछ क्लासिक चीज़ें होती हैं जो हमेशा टाइमलेस होती हैं। जैसे कि आपने बताया कि अगर आप फॉर एग्जांपल मर्द हजरात की बात करें तो चीनोज़ हैं, वो लाजमी, वो हर एज का जो शख्स है वो पहन सकता है और उस पर सूट ही करता है, वो अच्छा ही लगता है, वो टाइमलेस होता है। इसी तरह ख़वातीन है तो वो एक हमारी जो क्लासिक शलवार कमीज़ है या ट्राउज़र शर्ट है, एक मीडियम लेंथ के अंदर अगर वो चलते हैं, बहुत ज़्यादा लेंथ में नहीं जाते, बहुत शॉर्ट में नहीं जाते, तो वो टाइमलेस होता है। वो टाइमलेस चीज़ों की बात करें तो फैब्रिक्स आ जाते हैं दिमाग में एकदम से, लेकिन पहले मैं आपकी प्रेफरेंस पूछना चाहता हूँ। मुझे लुक वाइज पर्सनली सिंथेटिक कपड़ा मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, मेरे से आप बात पूछे, मेरा जो इल्म है ना फैब्रिक्स के मामले में वो बहुत ज़्यादा महदूद है। बस अम्मी बताती थी ये अच्छा कपड़ा, हम कहते थे ये अच्छा, ये नहीं अच्छा कपड़ा, हम कहते थे ये अच्छा। तो आप मेरे से मत पूछे जिसके अंदर गर्मी ना लगे भाई, ये इम्पोर्टेंट है। आयशा के पॉइंट को कैरी करते हैं यहाँ पे ज़ायरा। मुझे ये बताइए कि कुछ ऐसी चीज़ें जो हमेशा फैशन में रहती हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस तरह आपने कहा एवरग्रीन, और कुछ ऐसी हैं जो ट्रेंड के साथ आती जाती हैं। आपके ख्याल में मर्दों में, ख़वातीन में, इन दिनों गर्मियों के दिनों की अगर हम बात करें तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मस्ट हैव्स हैं आपके वार्डरोब में, आपकी अलमारी के अंदर, ऐसे कपड़े जो आपको गर्मी से बचा के रखेंगे और आपको अच्छे तरीके से गर्मियां गुजारने में हेल्प करेंगे? बिल्कुल थंब रूल है मुजम्मिल, ऐसा है कि आप प्योर फैब्रिक्स की तरफ जाएं। प्योर में अगर आप सिल्क भी चले जाएंगे तो यू कैन बिलीव मी कि वो ब्रीदेबल होती है, जो प्योर होती है आपके पास, और वो आप गर्मियों में भी कैरी कर सकते हैं। लेकिन इसी तरह से प्योर में आपके पास लिनन फैब्रिक आता है जिसमें कि आप जेंट्स को अगर देखें तो वो उसके 2 पीस सूट्स भी पहन सकते हैं, वो बहुत खूबसूरत लगते हैं। कोई एक आधा पीस हर किसी की वार्डरोब में होना चाहिए। इसी तरह ख़वातीन है, उनके लिए तो आपको पता है लॉन है, फिर ये कॉटन का फैब्रिक है,
ये सब चीज़ें हमेशा टाइमलेस होती हैं और आपके पास लाजमी होनी चाहिए। लेकिन जहाँ पे आपके पास कंपोजिशन के अंदर पॉलिएस्टर आ जाता है या फिर सिंथेटिक कोई मटेरियल ऐड हो रहा होता है ना, तो वो फिर असल में ब्रीदेबल नहीं रहता। वो फिर आपको, आप चाहे कोई टी शर्ट भी पहन लेंगे, हाफ स्लीव्स भी होगी, तो भी वो आपको गर्मी लगाएगी या पसीने को अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं करेगी और फिर उसमें जो है ना आपकी स्मेल भी आना शुरू हो जाएगी। इसी तरह से खासतौर पे मैं ख़वातीन को देखती हूँ, वो अबायाज कैरी करती हैं गर्मियों में और बहुत ज़्यादा स्मेल करने लग जाता है वो, अगर आप उसे रेगुलरली वॉश नहीं कर रहे होते, हर रोज़ वॉश करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये है कि अबायाज में आप इस तरह का फैब्रिक यूज़ करें जैसे कि मुस्लिन फैब्रिक है या फिर आपके यानी प्योर फैब्रिक्स आप जब आप यूज़ करेंगे तो उनसे आपके स्मेल नहीं होगी और उसमें जर्म्स जो है वो से। अगर आपको नहीं पता है, आपको पता है फैब्रिक्स के बारे में तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो अम्मी से पूछें या घर के किसी बड़े से पूछें, उनको बहुत अच्छे तरीके से पता होता है। ज़ाहिरा आपने फैब्रिक्स के बारे में तो कुछ बताया, लेकिन ज़रा ये बताइए कि बॉडी टाइप, क्योंकि समटाइम्स ऐसा भी हमने देखा है, ऑल्दो हमें पता है कि भाई आपको जो अच्छा लग रहा है ना आपको वो पहन लेना चाहिए, इट डजंट मैटर, आपकी अपनी प्रेफरेंस बहुत मैटर करती है, लेकिन एक जेनेरिक रहनुमाई देना, गाइडलाइन देना ये बड़ा ज़रूरी होता है और लोग देख भी रहे होते हैं आप जैसे एक्सपर्ट्स की तरफ इस रहनुमाई के लिए किस बॉडी टाइप के ऊपर किस तरह का लिबास ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए, मैं इस वक्त अपने वर्क प्लेस पर बैठी हुई हूँ और मैंने वाइट कलर का ये पहना हुआ है ट्रेंच कोट, ठीक है। बहुत सारे लोग ये ख़रीदेंगे भी नहीं, ठीक है, लेकिन मैं ये पहनती हूँ, इसको मैं नीट एंड क्लीन रखती हूँ और ये मेरी एक आदत रिफ्लेक्ट करता है कि मैं बहुत केयर करती हूँ चीज़ों की, ठीक है। अब आप ये देखेंगे यहाँ पे जो मेरे इर्द गिर्द लोग हैं वो ये मैसेज ऑलरेडी ले लेंगे कि इसने, हाउ डेयर शी कुड चूज़ दिस कलर जो कि इतना ज़्यादा प्रोन होता है, अपने जर्म्स इकट्ठे कर सकता है या इधर उधर से कुछ ज़रा सा लगा तो इस तरीके से जो आपके स्टाइल चॉइसेस हैं, अगर आप अपनी बॉडी के हिसाब से नहीं करते हैं तो वो कोई ना कोई सबलिमिनल मैसेज कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। ये आपने बहुत ही प्यारी बात की है। अच्छा, मैं इधर एक और चीज़ भी बताती हूँ कि एक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने जो है ना एक क्विज़ बनाया हुआ है मेरी वेबसाइट के ऊपर। अगर हमारे जो व्यूअर्स हैं वो वहाँ जाकर क्विज़ देंगे, उनको पता चल जाएगा कि उनका पर्सनल स्टाइल क्या है, वो क्लासिक स्टाइल है, वो उनका ड्रामेटिक स्टाइल है या वो उनका नेचुरल स्टाइल है, इस तरह के 6 स्टाइल। ज़रा फैब्रिक टाइप्स की तो बात हो गई, अब सीज़न के अंदर कलर्स भी बहुत मैटर करते हैं। एक जोक है, दोस्त ने देखा किसी को पूरे काले कपड़ों के अंदर और धूप में, तो सोलर पैनल का नाम दे दिया उनको। हीट इतनी अब्जॉर्ब करेगा। जी, किस तरह से सोलर पैनल ना बना जाए गर्मियों के सीजन के अंदर? कलर ऑफ द सीजन क्या है इस दफ़ा? जी, कलर ऑफ द सीजन जो है ना वो इसी तरह का वाइट कलर है जो थोड़ा सा ब्लूइश की तरफ होता है, वो है बेसिकली जो पेंटोन कलर ऑफ द ईयर होता है। अब जो आपका अंडरटोन है वो आपको बताता है कि आप किस तरह के कलर्स पहनेंगे तो आपकी स्किन जो है वो बिल्कुल फ्रेश लगेगी। फॉर एग्जांपल मेरा वार्म अंडरटोन है और हमारे कंट्री में मोस्टली लोगों का वार्म अंडरटोन ही है। अब वार्म अंडरटोन का मतलब है आपने वार्मर कलर्स की तरफ जाना है, जैसे कि पीचीज़ हैं, ऑरेंजेस हैं, येलो हैं, मस्टर्ड के शेड्स हैं, इसी तरह ऑलिव ग्रीन कलर है। ये अब आ जाता है कि आपने कितना डार्क पहनना है या आपने पेस्टल पहनना है, क्योंकि मोस्टली गर्मियों में यही हो रहा था हम लाइट पहन लें, लेकिन अगर आपकी स्किन का कलर डार्क है ना तो आपको डार्क कलर सूट करेगा। ये एक बड़ा एक थंब रूल है। इसी तरह से अगर आपकी स्किन का कलर लाइट है तो मोस्टली आपके ऊपर लाइट कपड़े सूट करते हैं। इसी तरह आप मेरे स्किन का कंट्रास्ट देखें, ये मीडियम कंट्रास्ट है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी स्किन बहुत वाइट होती है लेकिन डार्क जेट ब्लैक किस्म के बाल होते हैं, तो इसका मतलब वो हाई कंट्रास्ट में जा सकते हैं, जैसे ब्लैक एंड वाइट या रेड के साथ वो वाइट कर लें, इस तरह के हाई कंट्रास्ट वो कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने कुछ चीज़ें देखनी है कि आपने मैचिंग्स कैसे क्रिएट करनी है, अपनी स्किन टोन, अपने आंखों के कलर, अपने बालों के कलर को देखें तो ये एक नेचर की ब्यूटी है। आपको इसी में से कलर्स मिल जाएंगे कि कौन से कलर्स के आप कपड़े बनाएं, वही आप पे ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। अच्छा ज़ाहिरा, आपकी एस्थेटिक अपीयरेंस और आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि किस तरह के कपड़े पहन रहे हैं, कैसी ड्रेसिंग है और आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, उसके दरमियान जो रिलेशनशिप है थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। देखें, सेल्फ कॉन्फिडेंस तो आपके अंदर ही होता है। अगर आप खुद अच्छा महसूस कर रहे हैं तो दूसरे लोग जब आपसे मिलेंगे तो उनका नर्वस सिस्टम ऑलरेडी ये मैसेज ले लेगा कि हाँ, ये बंदे के साथ मैं कंफर्टेबल फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो बेसिकली आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो आपकी एनर्जी डिफाइन करता है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो बिल्कुल केयर फ्री होते हैं लेकिन फिर भी वो कॉन्फिडेंट होते हैं।
लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ पहनेंगे नहीं जब तक, फॉर एग्जांपल मैं हूँ, अगर मैं लाइट सा मेकअप नहीं करूँगी तो मुझे अच्छा फील नहीं होता। सो जस्ट टू मेक श्योर कि मैं अच्छा फील कर रही हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा सा मेकअप करके रखती हूँ। एंड दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज जो मैंने क्विज की बात की, मेरा क्लासिक स्टाइल है। क्लासिक स्टाइल वाले लोगों के लिए ये होता है कि उनको मेकअप हल्का हल्का लगा के हर वक्त रखना अच्छा लगता है। लेकिन जो लोग नेचुरल स्टाइल आर्केटाइप के होते हैं, जो अगर आपका क्विज में वो निकलता है, तो यू कैन जस्ट रोम अराउंड एंड हैव ऑल दैट कॉन्फिडेंस बेयर स्किन, तो उसमें आपको ज़रूरत नहीं होती। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। Thank एंड you. आई होप जितने भी देखने वाले हैं आपकी थोड़ी रहनुमाई हो गई होगी, अगर आपको मेरी तरह फैब्रिक्स के बारे में नहीं पता है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मेरे दिल के करीब और इस तरह का टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं ना, जिसके ऊपर बार बार बात की जानी चाहिए। क्यों? उसका रीज़न ये है कि हम एक ऐसी दुनिया, एक ऐसे माशरे के अंदर रहते हैं जो कि दुनिया से अलग तो नहीं है, लेकिन दुनिया के कदम से कदम मिलाने के चक्कर में जो हमने अपना हाल कर लिया है ना, कि ज़ाहिर की तो हम तज़ीन करते जा रहे हैं, लेकिन हमने अपने बातिन की जो अंधेरा है, बातिन के अंदर जो कशीदगी हमें नज़र आ रही होती है, उसको हमने ख़त्म नहीं किया है। तो हमारी अलमारियाँ भरी हुई हैं, घर जो है ना सामान से अटे हुए हैं। हर महीने हम नई ख़रीदारी भी कर रहे होते हैं, चाहे हमें कोई चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन इसके बावजूद दिल का सुकून या इत्मीनान हमें मैसर नहीं आता। बिल्कुल मैसर नहीं आता। लेकिन अब कॉन्सेप्ट जो हमें हमारा मजहब बताता है क़नाअत का, वो मिनिमलिज्म के नाम से मार्केट में सरफेस कर रहा है, और ये इंटरनेशनली इसको एक्सेप्ट भी किया जा रहा है, इसको अपनाया भी जा रहा है। और जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि ज़िंदगी में कम चीज़ें हों तो सुकून ज़्यादा होता है, मैनेजमेंट बेहतर हो जाती है। जिस तरह से अगर आपका हल्का अहबाब छोटा होगा तो मसले भी कम होंगे। एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं पहले, मिनिमलिज्म है क्या, और उसके बाद कैरी करते हैं इस कॉन्वर्सेशन को। आइए देखते हैं। हर महंगी गाड़ी, भरे हुए वार्डरोब और हर वक्त नई चीजें खरीदने की दौड़, क्या वाकई यही खुशी का राज है? दुनिया भर में अब एक ऐसा तर्ज जिंदगी तेजी से मकबूल हो रहा है जो कहता है कम चीजें ज्यादा सुकून। इस तर्ज जिंदगी को मिनिमलिज्म कहा जाता है। आखिर ये क्या है, इसका आगाज कहाँ से हुआ और लोग तेजी से इसकी तरफ क्यों मुतवज्जा हो रहे हैं? आइए जानते हैं। मिनिमलिज्म एक ऐसा तर्ज जिंदगी है जिसमें इंसान गैर जरूरी चीजों, फजूल अखराजात और बेमकसद मसरूफियात को कम करके सिर्फ उन चीजों पर तवज्जो देता है जो वाकई जरूरी और मानी खेज हों। उसका मकसद गरीब बनना या कम चीजें रखना नहीं, बल्कि गैर जरूरी बोझ से आजाद होकर बेहतर जिंदगी गुजारना है। मिनिमलिज्म की जड़ें जापानी सकाफत, खुसूसन ज़ैन फलसफे में देखी जाती है, जहाँ सादगी, तवाज़ुन और सुकून को अहमियत दी जाती है। लेकिन जदीद दौर में ये रुझान 1960 की दिहाई में आर्ट और डिजाइन से शुरू हुआ। बाद अज़ां 2000 के बाद एक मुकम्मल लाइफस्टाइल बन गया, जब दुनिया भर में लोगों ने गैर जरूरी खरीदारी और सार्फियत के खिलाफ आवाज उठाना शुरू की। आजकल मिनिमलिज्म का रुझान तेजी से बढ़ने की कई वजूहात हैं। बढ़ती हुई महंगाई, महदूद आमदनी, जहनी दबाव, छोटे घरों का रुझान, माहौलियाती आलूदगी और सोशल मीडिया पर दिखावे की जिंदगी से थके हुए लोग अब सादगी को तरजीह देने लगे हैं। बहुत से कम लोग अब कम कपड़े, कम फर्नीचर और कम सामान के साथ ज्यादा मुनज़्ज़म और पुरसुकून जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक मिनिमलिज्म के कई फवायद हैं। गैर जरूरी अखराजात कम होते हैं, घर मुनज़्ज़म रहता है, सफाई आसान हो जाती है, ज़हनी दबाव में कमी आती है और इंसान अपनी तवज्जो रिश्तों, सेहत और ज़ाती तरक्की पर मरकूज कर सकता है। उसके साथ साथ कम खरीदारी माहौल के तहफ़्फ़ुज़ में भी मददगार साबित होती है, क्योंकि फजला और वसाइल का ज़या कम होता है। मिनिमलिज्म सिर्फ घर से इजाफी सामान निकालने का नाम नहीं, बल्कि सोच बदलने का नाम है। शायद खुशी ज्यादा चीजें जमा करने में नहीं, बल्कि उन चीजों को अहमियत देने में है जो वाकई हमारी जिंदगी को बेहतर बनाती हैं। क्लटर को अपनी ज़िंदगी से निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कोई नया फ़लसफ़ा तो नहीं है। डेफिनेटली जैसे आपने रिपोर्ट में भी देखा, चाहे आप बुद्धिज़्म की बात कर ले, आप सिनिसिज्म की बात कर लीजिए, या फिर आप देख लीजिए इस्लाम भी हमें दर्स देता है सादगी का,
क़नात करने का, लेकिन क़नात वो अपनी जो फ़िज़िकल वर्ल्ड की ख्वाहिशात है ना उनके ऊपर, जब आप इनर वर्ल्ड के अंदर जाते हैं उसके अंदर तो ट्रांसेंडेंस का हुक्म है ना कि आप ट्रांसेंड करते रहें। अच्छा, कुछ लोगों से भी बात किया हमारे प्रोड्यूसर रेहान अहमद साहब ने, उनको सुनते हैं, उसके बाद वापस आएंगे। तो हमारे साथ एक बहुत ज़बरदस्त पैनल और बहुत ही पर्टिनेंट पैनल मौजूद है, उनसे जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं इस नए ट्रेंड के बारे में। देखिए। आज की दुनिया में कामयाबी का पैमाना बड़ा घर, बेतहाशा दौलत और घर में बहुत सारा सामान समझा जाता है, लेकिन एक नई सोच तेज़ी से दुनिया में फ़रोग पा रही है जिसे मिनिमलिज़म कहा जाता है। मिनिमलिज़म का मतलब ये है कि घर से एक्स्ट्रा सामान निकाल कर और बोझ अपनी ज़िंदगी का कम कर कर खुशी हासिल की जाए ताकि दूसरों को भी खुशियों में शामिल किया जा सके। पाकिस्तानी क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और क्या राय रखते हैं, ये चलकर हम उन्हीं से पूछते हैं। अच्छा बताइए, मिनिमलिज्म का जो ये कॉन्सेप्ट है जो यूरोप और अमेरिका में आ रहा है कि एक्स्ट्रा चीज़ों के बगैर हम ज़िंदगी गुजारें, जो एक्स्ट्रा चीज़ें घर में पड़ी हुई हैं वो किसी को दे दें इस्तेमाल के लिए, आप इसे बिलीव करती हैं? जी मैं बिलीव करती हूँ, क्योंकि हमारे पास जितनी एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी हमें उतना ज़्यादा हिसाब देना पड़ेगा। इससे बेहतर हम किसी ज़रूरतमंद को दे दें ताकि अगर कोई मुस्तहिक है वो भी हमारी तरह ज़िंदगी जिए। आपके घर में ऐसी कितनी चीज़ें हैं जो आपने महीनों से इस्तेमाल नहीं की? मेरे घर में ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरे पास सिर्फ उतनी सी लिमिटेड चीज़ें हैं जो मैं यूज़ करती हूँ। मेरे पास तो कम होती है, मैं लेता इतना ही हूँ कि जो यूज़ करता हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैं शॉपिंग एक्स्ट्रा नहीं करता हूँ। अच्छी चीज़ लेता हूँ लेकिन लॉन्ग टर्म चलती है मेरी, 2-2, 4-4, 5-5 साल भी चला लेते हैं। और ऐसा भी नहीं होता कि किसी और इवेंट के लिए मैं ले रहा हूँ, ऐसे नहीं लेता मैं। मुझे बताइए कि ब्रांडेड कपड़े आजकल बड़ा शौक है लोगों में, ब्रांडेड प्रोडक्ट लेने का, जूते कपड़े, क्या फ़र्क पड़ता है? ब्रांडेड से कोई आदमी कोई दूसरी दुनिया का आदमी लगता है? नहीं, कपड़े किसी की पहचान नहीं होते हैं, पहचान इंसान का अपना किरदार है। अगर आप बेशक ब्रांड नहीं पहनते हैं, अगर आप अच्छे से जा रहे हैं, सफाई निस्फ़ ईमान, आप सफाई में रहते हैं, तो मतलब यही आपकी ज़िंदगी है। ज़रूरी नहीं है, हाँ जो अफोर्ड कर सकता है वो ब्रांडेड भी पहने, जो नहीं कर सकता तो वो नहीं पहने, कोई ज़रूरी नहीं है। जब हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं हमें चाहिए कि हम लोग डोनेट कर दें लोगों को, क्योंकि उनका उसमें भला हो जाए। क्या ब्रांडेड कपड़े पहनने से आदमी की पर्सनैलिटी जो है कुछ ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है? नहीं नहीं, जो इंसान की शक्ल है वो तो वही रहती है। आपके घर में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो पिछले 2 महीने से आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं की? ये कुछ कपड़े वगैरह हैं और उसके अलावा कुछ किचन का आइटम्स वगैरह हैं, तो ये चीज़ें ज़्यादा इतनी ख़ास नहीं है जो ना यूज़ हों, तकरीबन सब यूज़ होता रहता है। जो लोग जमा करके बैठते हैं सामान को, उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए मैसेज यही है कि अपने दिल को थोड़ा बड़ा करें और बांटना शुरू करें बस। मिनिमलिज्म के बारे में लोगों की राय मिली जुली है, लेकिन जो बात कहने की है वो ये है कि ज़िंदगी की असल खुशी अपने आप को सामान के बोझ तले दबाने में नहीं है, बल्कि उस सामान को तकसीम करके सच्ची खुशी हासिल करने में है। कैमरामैन अदील अब्बासी के साथ रेहान अहमद, हम न्यूज़ इस्लामाबाद। हाँ रेहान भाई, बड़ी अच्छी और बड़े मज़े की बातें करते हैं, हमेशा बड़ा सीखने को भी मिलता है। और लोगों ने जो बात की है ना, मुझे बड़ी हैरानी भी हुई है कि लोगों को पता है इस बात का कि कम चीज़ें रखनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर स्पेंड नहीं करना चाहिए, सुकून आपको तभी मिलता है। लेकिन उसके बावजूद वो खड़े हुए दुकानों के अंदर ही थे, वो चीज़ें खरीदने के लिए वहाँ पर मौजूद थे। इसी के साथ वक्त हुआ जाता है एक शॉर्ट ब्रेक का, साथ रहिएगा। सोशल रिफॉर्म सिर्फ हुकूमत का काम नहीं है, बल्कि बहुत सारे ऐसे इदारे भी मौजूद होते हैं जो फलाही सरगर्मियों के अंदर हिस्सा ले रहे होते हैं। और फलाही सरगर्मियों के लिए फ़न की बात कर लें, सकाफ़त या फिर म्यूज़िक को इस्तेमाल करने की रिवायत नई नहीं है। लेकिन जब मौसीकी का मकसद ये हो जाए कि माशरे के कमज़ोर और महरूम तबक़ात जो हैं उनकी मदद करनी है, उनकी ज़िंदगी को बेहतर करना है, उनको माशरे के अंदर बेहतर तरीके से रहने के काबिल बनाना है, तो इस तरह की तक़रीबात की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल, और इसी जज्बे के तहत फलाही तंजीम प्रेम नगर है जो पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के अंडर काम कर रही है, और ज़ेर एहतमाम मारूफ गुलकार आबदा परवीन और आसिम अजहर, ये 2 ऐसे नाम हैं कि जो हम सब दिल से प्यार करते हैं, जिनके साथ इनके साथ 18 जुलाई को DHA के अंदर मोइन खान अकेडमी कराची में एक चैरिटी फंड रेजिंग इवेंट करवा रहे हैं। ये इवेंट है कॉन्सर्ट का, और म्यूज़िक को इस्तेमाल किया जाएगा लोगों की ज़िंदगी में से दर्द हटाने और मिटाने के लिए।
प्रेम नगर ने इससे पहले भी ऐसे कई प्रोग्राम्स हैं जो मुनक़्क़िद करवाए हैं और प्रेम नगर ने थरपारकर के इलाके इस्लाम कोर्ट के अंदर भी अपने जारी रखे हुए हैं। बच्चों की मदद करनी हो, खुसूसी अफराद के लिए कुछ करना हो, बेघर ख़वातीन की अगर फलाह करनी हो और बुज़ुर्गों की बेहतरी के लिए काम करना हो तो प्रेम नगर ये सारे काम कर रहा है। 18 जुलाई को अगर आप कराची में मौजूद हैं या फिर आप कराची के रहने वाले हैं तो मोइन खान एकेडमी में जाकर आप इस प्रोग्राम को एंजॉय कर सकते हैं और टिकट्स के लिए आप टिकट्स वाला पर जाकर टिकट्स खरीद सकते हैं। एक चीज़ को जहन में रखना है कि इसका मकसद प्रॉफिट अर्निंग नहीं है, इसका मकसद ये है कि वहाँ से जो पैसे कमाए जाएंगे उन टिकट्स के थ्रू वो इन तमाम लोगों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। ये बात याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी क्योंकि ओल्ड एज होम से लेके और यतीम बच्चों की खिदमत तक और ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने तक ये मिशन है और जहाँ तक आपकी हेल्प जाएगी इन कॉन्सर्ट्स को अटेंड करने से। अच्छा, याद रहे अगर कोई चीज़ तो उसके ऊपर अमल दरामद की जा सकती है। बात यह है कि याद ही ना रहे तो उस वक्त क्या किया जाए, और अगर भूलना बीमारी एक ऐसी बीमारी हो जाए कि जिसके ऑप्शंस इलाज के लिमिटेड हों, डिमेंशिया की हम बात कर रहे हैं और डिमेंशिया एक ऐसा मर्ज़ है कि जिसके दौरान दिमाग के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं कि जिन चेंजेस को रिवर्स करना बहुत मुश्किल होता है और एट द सेम टाइम आपको फैक्ट्स और हिस्ट्री भूलना शुरू हो जाती है जो बड़ी रीसेंट हिस्ट्री होती है, यानी कि अभी काम किया और अभी भूल गए। इलाज मुआलजा भी इसका कुछ खास अभी तक साइंस ने मुतारिफ नहीं करवाया। जिस तरह डायबिटीज़ एक ऐसा इशू है कि आपको सिर्फ सिम्टम मैनेजमेंट पर डाल दिया जाता है, प्रॉब्लम आपका वहीं रहता है। कुछ अद्वियात हैं जो इस मर्ज़ के फैलाव को रोक सकती हैं, कम कर सकती हैं, मुकम्मल तौर पे नहीं रोक सकती, लेकिन इलाज कैसे किया जाए उस गंदी आदत का जो आपको इस तरफ लेके जाती है। एक्सरसाइज, गुड डाइट और 9000 कदम अगर आप एक अमाउंट अपने दिमाग के अंदर रखें कि जिनको आपने चलना ही चलना है, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें जो ब्लड सर्कुलेशन आपकी बॉडी में बेहतर करेंगी, खून तेज़ी से आपके जिस्म में गर्दिश करेगा, खून की रवानी होगी, कैलोरीज बर्न होंगी, आपकी डाइट बेहतर कंज्यूम होगी, जहन आपका फ्रेश रहेगा और डिमेंशिया से आप यानी कि वो जो कहा जाता है ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, और जब क्योर ही मौजूद ना हो तो प्रिवेंशन वाहिद एक चीज़ रह जाती है जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। तो ये जो 9800 कदम की बात की है मुज़म्मिल, तकरीबन 10,000 कदम कर लीजिए रोज़ाना। अगर अपनी ज़िंदगी में आप इसको हिस्सा बना लेंगे, इसके साथ साथ अपनी डाइट को अच्छा रखेंगे तो 51% तक इसका ख़तरा जो है ना वो कम हो सकता है, क्योंकि याद एक ऐसी चीज़ है, हाफ़ज़ा एक ऐसी चीज़ है जो आपको आप बनाता है, मुझे मैं बनाता है। अगर मैं अपना बचपन भूल जाऊँगी, मैंने क्या सीखा है ज़िंदगी के अंदर, वो सब कुछ भूल जाऊँगी तो फिर मेरी शख्सियत तो बरकरार नहीं रहेगी। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि अपना आप याद रहे और उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसके साथ ही वक्त हो चुका है ख़त्म, इस उम्मीद के साथ कि आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरेगा इंशाल्लाह और आप हमें अपनी दुआओं में याद रखेंगे। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।